फ्रेंड्स, मैं विकास भट्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल SKK मैथ्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रायिकता हम पढ़ रहे थे और प्रायिकता में मैंने आपको प्रायिकता से संबंधित बेसिक्स समझा दिए थे और सिक्कों से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी मैंने समझा दिए थे आपको। आज दोस्तों हम पासे से संबंधित क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं और एक क्वेश्चन मैंने सामने लिख भी दिया है, तो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। आज का जो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 मैं सामने लिख चुका हूँ, बता देता हूँ क्या है। एक पासे को फेंकने पर निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं और लगभग सारी चीज़ें कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पासे से संबंधित या सिक्के से संबंधित जो भी चीज़ें पूछी जा सकती है वो हम लेते हुए चलें। लेकिन फिर भी देखो, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा दोस्तों। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा सकते क्योंकि क्वेश्चन खूब सारे बन सकते हैं, क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें कंसेप्ट क्लियर करना है कि कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो उसी को समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रत्येक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों। पहला इसने पूछा है, देखिए, एक पासे को फेंकने पर पासे को कितनी बार फेंका गया दोस्तों? एक बार। तो एक पासे को फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम। तो एक पासे को फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम कितने हो सकते हैं दोस्तों? 6 हो सकते हैं। ठीक है ना, ये परिणाम मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। 1 से लेकर 6 तक कोई सी भी संख्या उस पासे पर आ सकती है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। आगे क्या पूछ रहा है, देखिए, प्रत्येक प्रश्न के हिसाब से अनुकूल परिणाम निकलेंगे। इस चीज को आप भी जानते हैं, ठीक है, कि प्रत्येक प्रश्न के हिसाब से क्या निकलेंगे दोस्तों? अनुकूल परिणाम निकलेंगे। तो क्या हो सकते हैं, देखिए, 4 से बड़ा अंक। तो 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम। 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम क्या हो सकती है, क्या हो सकते हैं? ध्यान दीजिए यहाँ। तो 4 से बड़ा अंक, देखिए, ये टोटल परिणाम है और मैंने आपको समझाया भी था कि जो अनुकूल परिणाम है वो हमेशा कुल परिणाम में से निकाले जाएंगे। तो टोटल 6 परिणाम है। इसमें से आप देख लीजिए कि 4 से बड़ा अंक कौन सा है। तो एक तो 5 और एक 6, एक तो 5 है और एक 6, ये 4 से बड़े अंक। तो 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए दोस्तों? 2। केवल 5 और 6 यानी 2 परिणाम हो गए। अब इसकी जो प्रायिकता हम लिखेंगे, तो मैं इधर सूत्र लिख देता हूँ इसका, कि जो प्रायिकता का सूत्र है दोस्तों, ये क्या होता है आपको याद होना चाहिए। अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम, ये इसका सूत्र होगा। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। तो ये इसका सूत्र होगा दोस्तों, जो सभी प्रश्नों में लगेगा, इसलिए मैंने इधर लिख दिया है। तो सूत्र के अनुसार अगर हम हल करने का प्रयास करें तो क्या हो सकता है, देखिए, P बराबर, प्रायिकता को मैं P से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अनुकूल परिणाम तो हो गए 2 और कुल परिणाम कितने हो गए दोस्तों? 6 हो गए। और ये कट सकता है तो काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी P बराबर कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 1/3। तो पहले प्रश्न का आंसर तो आ जाएगा दोस्तों 1/3। तो आपके समझ में आया होगा कि पहले प्रश्न को किस तरीके से हल करना है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरे में क्या ज्ञात करना है? सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या कितनी बार उसमें आ रही है ये हम देख लेते हैं। सम संख्या आने के अनुकूल परिणाम। तो सम संख्या आने के अनुकूल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? तो यहाँ देखिए, 2 सम है, 4 भी सम है और 6 सम है। ठीक है ना, सम हमें पता है, सम किसको कहते हैं? यदि किसी संख्या में 2 का पूरा भाग जाता है तो वो संख्याएं क्या होती है दोस्तों? सम होती है। तो हम यहाँ सम संख्याएं लिखने जा रहे हैं, तो कितनी हो सकती है, देखिए,
तो सम संख्याएं दोस्तों हो सकती है 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है। यहाँ जो हमें कुल परिणाम दिया गया है उसमें से 3 संख्याएं क्या है दोस्तों, सम है। तो मैं यहाँ अनुकूल परिणाम लिख देता हूँ, कितने, 3। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी दोस्तों, P बराबर अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम, यानी 3/6। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूने 6, यानी P बराबर हो गया दोस्तों 1/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तीसरे प्रश्न पे ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या है, विषम संख्या। तो जैसे हमने सम संख्या लिखा उसी प्रकार से हम विषम संख्या भी लिख सकते हैं। तो विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं, ध्यान दीजिए। सम संख्या की परिभाषा मैंने आपको बताई कि ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती है, या इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी संख्या में 2 का पूरा भाग जाता है तो वो संख्या क्या होती है दोस्तों, सम संख्या होती है। विषम क्या होती है, तो जिनमें 2 का भाग नहीं जा रहा है वो विषम होती है। या ये कह लीजिए कि विषम संख्याओं को हटाने के बाद जो संख्याएं बचती है वो संख्याएं क्या है दोस्तों, विषम है। और ये याद रखिए कि विषम संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए किन किन में 2 का भाग नहीं जा रहा है, 1 में नहीं जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा है और 5 में नहीं जा रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, 3 और 5। तो ये विषम संख्याएं कितनी हो गई दोस्तों, 3 हो गई। प्रायिकता इसकी लिखेंगे तो P बराबर अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम, यानी 3/6। काटने पे क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूने 6, यानी P बराबर लिखा जा सकता है कितना, 1/2। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा किसका आंसर, विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता का आंसर। क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। इसका डी क्या है दोस्तों, डी है अभाज्य संख्या प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम। अभाज्य संख्या प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहले इसको समझिए। अभाज्य संख्या कहते हैं दोस्तों ऐसी संख्याओं को जिनमें स्वयं के अलावा अन्य का भाग नहीं जाता है, यानी खुद का ही भाग जाएगा और का भाग नहीं जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहेंगे। और भाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, भाज्य संख्याएं उन्हें कहेंगे जिनमें खुद के अलावा अन्य का भी भाग जाता है, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, भाज्य कहेंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज है, अभाज्य और भाज्य से संबंधित क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो थोड़ा सा समस्या जरूर होगी, लेकिन अगर हमें परिभाषा याद है तो हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या हमें लिखनी है, तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जिसमें खुद का ही भाग जाता है। और ये याद रखिएगा कि एक को न तो भाज्य मानते हैं न ही अभाज्य मानते हैं, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। यानी हमें अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या 1 से शुरू नहीं करनी है, कहाँ से शुरू करनी है, 2 से। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिए आगे। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है, 1 को हमें नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि 1 न तो भाज्य होता है नहीं अभाज्य। 2 में 2 का ही भाग जाता है तो मैं इसको अभाज्य में लिख सकता हूँ। ठीक है, 3 में भी 3 का ही भाग जाता है, अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, तो मैं इसको अभाज्य लिख सकता हूँ। 4 देखिए दोस्तों, 4 में 4 के अलावा 2 का भी भाग जाता है, तो 4 तो कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। 5 अभाज्य संख्या हो जाएगी क्योंकि 5 में 5 का ही भाग जाएगा। और 6 क्या हो जाएगी दोस्तों, 6 में 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, इसलिए 6 को हम किस में मानेंगे, भाज्य में मानेंगे। यानी अभाज्य संख्याएं 3 हो सकती है, 2, 3 और 5। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं कितनी लिख दी हमने, 3 लिख दी। तो प्रायिकता इसकी लिखेंगे दोस्तों अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम, यानी 3/6, 3 एकम 3, 3 दूने। तो P बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/2। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके से लिखना है। ध्यान दीजिए आगे, ई वाला देख लेते हैं। ई वाला क्वेश्चन क्या है, भाज्य संख्या। तो आपको पता है भाज्य संख्या कौन कौन सी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाज्य संख्याएं। ठीक है, प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, तो ये भी 3 ही होंगे दोस्तों, क्योंकि भाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, देखिए इसमें 3 नहीं होंगे, केवल 2 ही होंगे, क्योंकि 1 को तो शामिल करना ही नहीं है। यहाँ कौन सी संख्या भाज्य है, 4 भाज्य है और 6 भाज्य है। तो ये हम पहले से देख चुके थे कि जो अभाज्य संख्या है उसके बाद जो बची हुई संख्या है वो क्या होगी दोस्तों, भाज्य होगी। और उसके अंदर 1 को नहीं लेना है, तो बची कौन सी, 4 और 6। तो 4 और 6 कैसी संख्या है दोस्तों, भाज्य संख्या है, क्योंकि इनमें खुद के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता है। तो इसकी जो प्रायिकता हम लिखेंगे तो P बराबर लिख देंगे अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम, यानी 2/6 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा दोस्तों, P बराबर 1/3। ठीक है, तो P बराबर 1/3 इसका आंसर आ जाएगा।
तो आपको समझ में आया होगा कि पासे से संबंधित जो क्वेश्चन है उसमें अगर पासे को एक बार उछाला जाए तो उससे संबंधित क्वेश्चनों को किस तरीके से हल किया जाता है। काफ़ी सिंपल है, बेसिक हमें आना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की चर्चा आपसे करता हूँ। तो दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, अगर पासे को 2 बार फेंका जाए या एक पासे को, देखो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, एक पासे को 2 बार फेंकने पर या 2 पासों को एक बार फेंकने पर या 2 पासों को एक साथ फेंकने पर बात एक ही है दोस्तों। परिणाम 2-2 के जोड़े में लिखे जाएंगे, चाहे एक पासे को 2 बार फेंके चाहे 2 पासों को एक साथ फेंके। ठीक है, तो प्रश्न समझिएगा, दोनों चीजें एक ही है। प्रश्न क्या है देख लेते हैं। एक पासे को 2 बार उछालने पर इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग कितना आना चाहिए दोस्तों, 9 आना चाहिए। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, 13 आना चाहिए। फिर आगे तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दोनों फलकों पर समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये 3 प्रश्न मैंने इसमें लिए हैं जिससे आप समझ पाएंगे, क्योंकि जो 2 पासे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूंगा प्रश्न के अंदर। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम जरूर देखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। तो पहला प्रश्न मैं लेता हूँ यहाँ से। ये कह रहा है कि संख्याओं का योग कितना आना चाहिए दोस्तों, 9 आना चाहिए। ठीक है, तो संख्याओं का योग 9, ये टोटल परिणाम है, इसमें से हमें छांटने पड़ेंगे कि संख्याओं का योग 9 कहाँ आ रहा है। तो देखिए यहाँ अगर मैं 1 और 6 को जोड़ता हूँ 7 आता है, तो मैक्सिमम जो योग है यहाँ 7 ही आ रहा है। इधर अगर मैं देखता हूँ 2 और 6 कितना आएगा, तो 2 और 6 8 ही आएगा। मैक्सिमम जो योग है वो 8 ही आ पाएगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 और 6 जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं चौथी लाइन में देखूं तो चौथी लाइन में 4 और 5 जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। अगर मैं 5वीं लाइन देखूं तो 5 और 4 जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। और छठी लाइन में 6 और 3 जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो ये 4 परिणाम ऐसे हैं जिनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, तो हम इन्हीं को लिखते हैं और आगे प्रश्न को हल करते हैं। ध्यान दीजिए, योग 9 आने के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे दोस्तों। तो हो जाएंगे, कौन कौन से परिणाम आ रहे हैं इसमें वो मैं लिख देता हूँ। पहला परिणाम आया हमारे पास तीसरी लाइन में, यानी 3 और 6। अगला परिणाम चौथी लाइन में आया 4 और 5। फिर 5वीं लाइन में 5 और 4 और छठी लाइन में 6 और 3। ठीक है, तो ये 4 परिणाम आ गए जिनका योग कितना हो सकता है, 9 हो सकता है। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गए। तो प्रायिकता इसकी लिखेंगे तो P बराबर क्या हो गया, अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। ठीक है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। तो ये हम लिख सकते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ये कट सकता है तो बिल्कुल कट सकता है, तो 4 एकम 4 और ये 9 बार कट जाएगा। यानी P बराबर कितना आ गया दोस्तों, 1/4। तो इसका जो आंसर है हम लिख पाएंगे यहाँ 1/4। और समझ गए होंगे कैसे हमने लिखा है। 36 परिणाम है टोटल, जिसमें से 4 परिणाम कैसे हैं दोस्तों, 4 परिणाम उस प्रकार के हैं जिनका योग कितना है, 9 है। तो हमने उसका अनुपात लिखा 4/36, जिसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, प्रायिकता कह सकते हैं उसकी। तो ये आ जाएगा 1/9 आ जाएगा, सॉरी 4 नहीं आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो 1/9 हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, योग 13 हो। तो ये समझिएगा कि 2 पासे हैं जिनको फेंकने पे योग 13 आ सकता है या नहीं आ सकता है। इस चीज को समझिए कि योग 13 कैसे आएगा। यहाँ देखिए टोटल जो है वो 6 और 6 है। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आगे समझ सके हम। ध्यान दीजिए, तो लास्ट वाला अगर परिणाम आप देखेंगे तो 6 और 6 हमें दिख रहा है, और 6 और 6 को जोड़ने पे कितना आता है, 12। और इससे आगे कोई संख्या है ही नहीं, तो टोटल 13 कैसे आ सकता है, 13 तो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ हम लिखेंगे कि योग 13 आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे दोस्तों, 0 होंगे। एक भी परिणाम ऐसा नहीं है जिनका योग कितना हो, 13 हो। ठीक है, तो इसकी जो प्रायिकता लिखी जाएगी वो किस तरीके से लिखी जाएगी, प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणाम 0 और कुल परिणाम 36। कुल परिणाम चेंज नहीं होंगे, कुल परिणाम 36 ही रहेंगे। तो जो प्रायिकता है वो क्या आ जाएगी दोस्तों, P बराबर 0। ठीक है, और मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि ये कैसी घटना है दोस्तों, असंभव घटना है।
मैंने बताया था आपको कि पूछ लिया जाए असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है तो आपको क्या लिखनी है, 0 लिखनी है। पॉसिबल नहीं होती है उस जगह, तो पॉसिबल नहीं है तो प्रायिकता निकल ही नहीं सकती। ठीक है, और ये असंभव घटना की प्रायिकता होगी 0। और ये उदाहरण है दोस्तों किसका, असंभव घटना का। ध्यान दीजिए आगे। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है दोनों फलकों पर मतलब दोनों पृष्ठ पे, दोनों साइड पे क्या हो, समान संख्या आने की प्रायिकता। दोनों फलकों का मतलब यहाँ दोनों साइड नहीं है, सॉरी, यहाँ दोनों फलकों का मतलब है कि जो पासे फेंके जा रहे हैं ना, उनका जो फलक या जो पृष्ठ हमें दिखाई देगा। फेंकने पे एक साइड दिखेगी, हमारे प्रत्यक्ष रूप में क्या आएगी, दो पासे हैं, दोनों को फेंकोगे तो सामने जो पृष्ठ दिखाई दे रहा है ना, उसकी बात कर रहा है ये। दोनों फलकों पे क्या आना चाहिए, दोनों फलकों पे समान संख्या आनी चाहिए। तो समान संख्या कहाँ कहाँ आ सकती है, ये देखिए। तो एक तो यहाँ आ सकती है, दोनों पे एक एक आ रहा है, समान है। दोनों पे दो दो, ये भी समान है। दोनों पे तीन तीन, ये भी समान है। चार चार, ये भी समान है। दोनों पे पाँच पाँच, ये भी समान है। और दोनों पे छः छः, ये भी समान है। यानी दोनों फलकों पे समान जो पद हैं वो कहाँ कहाँ आ सकते हैं, इन जगहों पर आ सकते हैं। यानी 6 परिणाम ऐसे हैं जहां समान पद आ सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, दोनों फलकों पर समान संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं दोस्तों, तो ये हो सकते हैं 6। 6 कौन कौन से हो गए आपको पता है, एक एक हो गया, दो दो हो गया, तीन तीन है, चार चार है, पाँच पाँच है और छः छः है। तो ये परिणाम हो गए दोस्तों जो समान है। ठीक है, प्रायिकता में लिखनी है तो प्रायिकता लिख देते हैं, क्या हो जाएगी, P बराबर अनुकूल परिणाम 6 और कुल परिणाम कितने दोस्तों, 36। तो प्रायिकता 6/36 हो जाएगी। इसको काटेंगे तो 6 एकम 6 और 6 जन 36, यानी P बराबर 1/6 यानी 1/6। तो ये इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, P बराबर 1/6 यानी 1/6। तो हम दो पासों को एक साथ फेंकने पर या एक पासे को 2 बार फेंकने पर इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसको इस तरीके से हल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की चर्चा आपसे करता हूँ। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा दोस्तों। तो पासे से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, नॉर्मल जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसके हिसाब से जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये मान के चलिए प्रायिकता का जो लेवल है वो इतना नहीं आएगा, फिर भी हम लगभग जो स्टैंडर्ड लेवल है उसको लेके चलने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पासे से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो मैंने आपको दोनों समझा दिए हैं। ठीक है ना, एक प्रश्न और ये पूछा जा सकता है, हालांकि अब तक आया नहीं है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। मैं बता देता हूँ क्या पूछा जा सकता है। ये तो आपने लिख लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा कि पासे को 2 बार फेंकने पर या 2 पासों को एक साथ फेंकने पर किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। और पासे को एक बार फेंकने पर जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अब यहां से एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये पूछ सकता है पासे को 3 बार फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम क्या होंगे। ऑप्शन दे सकता है किसी प्रकार का। तो यहां हमें ये समझ लेना है, मैंने आपको एक सूत्र बताया था, उसके अकॉर्डिंग आप कोई सा भी मान निकाल सकते हैं पासे और सिक्के से संबंधित। पृष्ठ की घात n, ये सूत्र मैंने आपको बताया था। तो पृष्ठ कितने हैं दोस्तों, पासे पे कितने पृष्ठ होते हैं, 6। और कितनी बार उसको फेंका गया, 3 बार। कितनी बार फेंका गया दोस्तों, 3 बार। तो 6 की घात 3 होगी, मतलब 6 × 6 × 6, 6 × 6 36, 36 को 6 से गुणा करेंगे 216। ठीक है, यानी पासे को 3 बार फेंकने पर कितना परिणाम आएगा दोस्तों, 216 परिणाम आएंगे। और इससे संबंधित प्रश्न वो नहीं बनाएगा, बस सीधा पूछेगा कि कुल परिणाम कितने होंगे। कब, जब पासे को 3 बार फेंका जाए। तो ये जरूर याद रखिएगा, पृष्ठ की घात n इसका सूत्र होता है और इससे संबंधित हम कितने भी बार वो फेंके हम आराम से परिणाम निकाल सकते हैं। 4 बार फेंकेगा तो 6 की घात 4, 5 बार फेंकेगा 6 की घात 5। ठीक है, तो काफी सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन वो तभी समझ में आएगा जब आप प्रत्येक चीज को तरीके से समझते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, सारे क्वेश्चनों को दोहराइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए और टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए। जय हिंद, जय भारत।